हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम कंपनी लॉ से संबंधित कुछ एमसीक्यूज देख रहे हैं। ये हमारा थर्ड वीडियो है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर थर्ड सेक्शन 23 टू 42 तक का है, प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, है ना। तो जब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, अब हमें क्या शेयर्स, कंपनी के लिए शेयर्स की ज़रूरत होगी। तो शेयर्स के लिए जो प्रॉस्पेक्टस होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके से संबंधित है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 23 अ कंपनी कैन इशू सिक्योरिटीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो सिक्योरिटी जो कंपनी इशू कर सकती है, जो किस किस रूप में कर सकती, ला सकती है ना। जब कंपनी को पैसा चाहिए अपना बिजनेस रन करने के लिए, है ना, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो किस वे में, किस तरीके से अपना जो कलेक्शन करेगी तो उसके बारे में बताया है। पब्लिक ऑफर के रूप में, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू। तो राइट ऑप्शन है, ये तीनों ही वे में करेगी वो, ऑल ऑफ द अबव। तो पब्लिक कंपनी क्या कर सकती, कैन इशू सिक्योरिटीज, पब्लिक ऑफर ला सकती है जनता में। प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, राइट और बोनस इशू ला सकती है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो कैसे पैसा इकट्ठा करेगी, सिक्योरिटीज लाएगी, और राइट और बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट ये जनता को, पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती प्राइवेट कंपनी, ठीक है। और कोई भी एग्जाम्पशन दे रखी है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैन ग्रांट एग्जाम्पशन फॉर सर्टेन पब्लिक कंपनीज फॉर स्पेसिफिक रेगुलेशंस अंडर द एक्ट। और पब्लिक ऑफर में क्या क्या आ जाता है, आईपीओ और एफपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर फॉर द पब्लिक के लिए, मतलब एक बार आईपीओ लाए फिर वापस से दूसरा उसी का ही पार्ट लेकर आए तो फर्दर पब्लिक ऑफर आ जाता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 23 क्या मेंशन करता है कि किस वे में आप सिक्योरिटीज इशू एक कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 24 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हु हैज द पावर टू रेगुलेट द इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय लिस्टेड कंपनी। मतलब जो धारा 24 के अनुसार क्या बोला है, सूचीबद्ध जो लिस्टेड कंपनी है वो जो सिक्योरिटीज लाती है ना, निर्गमन और जो ट्रांसफर करती है, तो उसको नियंत्रित करने का अधिकार किसके पास है। क्योंकि कंपनी फिर अपने हिसाब से सारे उसमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगी, तो इसके ऊपर भी एक अथॉरिटी दी गई है। तो वो अथॉरिटी कौन है, सेबी है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पूरा रेगुलेशन रखती है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24(1)(a) द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया regulates the issue and transfer of securities of listed companies or those intended to be listed। मतलब वो कंपनियां भी जो लिस्टेड होने के लिए इच्छित है, ऐसी कंपनियों को भी नियंत्रित करेगी सेबी। और जो लिस्टेड है ऑलरेडी तो उसके भी जो भी शेयर्स इशू लाएगी और जो भी ट्रांसफर करेगी उसको नियंत्रित करेगी। तो ये सेक्शन 24 में दिया गया है कि सेबी के पास कंट्रोल है। When a document offers securities for sale to public, it shall be deemed as which of the following। जब किसी दस्तावेज के माध्यम से सार्वजनिक बिक्री के लिए प्रतिभूतियों की पेशकश की जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा। तो जब अगर आप पब्लिक के पास लेके आ रहे हैं तो प्रॉस्पेक्टस के थ्रू हम ये इशू लेकर आते हैं, तो उसको प्रॉस्पेक्टस। जब भी जनता के सामने अगर आपने ऑफर लेकर आए हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रॉस्पेक्टस। ये सेक्शन 25 में बोला है कि that any document offering securities for sale to the public is considered a prospectus। तो सेक्शन 25 में मेंशन है prospectus। What is the time frame within which the sale of securities to be public after allotment is presumed to be made with a view to public sale। किस अवधि के भीतर सार्वजनिक बिक्री के लिए प्रतिभूतियों का प्रस्ताव किया जाए तो यह माना जाएगा कि बिक्री के उद्देश्य से किया गया आवंटन था। मतलब जो एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया है कि पब्लिक सेल के लिए कि कितने टाइम पीरियड में उसको इशू लाना है, और उसमें मतलब जो बिक्री का उद्देश्य है, मतलब में ना अलॉटमेंट किया जाएगा और उसके बाद कितने टाइम पीरियड के में ऑफर करना होगा, जिसे माना जाएगा कि मतलब सार्वजनिक पब्लिक सेल मानने के लिए हमको 6 महीने का टाइम चाहिए होता है, जिसमें कि अलॉटमेंट किया उससे 6 महीने के अंदर हम पब्लिक को ऑफर करेंगे कि पैसा दें, हाँ। तो मतलब शेयर्स खरीदे। सेक्शन 25(2)(a) बोलता है यदि आवंटन के 6 महीने के भीतर सार्वजनिक बिक्री के लिए प्रस्ताव किया जाता है, ठीक है, और तो यह माना जाता है कि आवंटन सार्वजनिक बिक्री के उद्देश्य से किया गया था।
हु इज लाइबल फॉर मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 25 ना। तो सेक्शन 25 में बोला है कि अगर कोई जो प्रोस्पेक्टस में हमें डिटेल डालनी होती है, अगर उसमें वो गलत चीजें डालता है तो कौन जिम्मेदार होगा? तो ये कौन जिम्मेदार होगा? जो ऑफर कर रहा है वो पर्सन। ठीक है, तो प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति प्रोस्पेक्टस में गलत बयान के लिए उत्तरदायी होता है, चाहे वो कंपनी का निदेशक हो या अन्य कोई, जो भी लाएगा वो। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि आंसर में सब ओनली लिखा है ना, ओनली कंपनी, ओनली इन्वेस्टर, ओनली प्रमोटर्स, इसलिए कोई भी ये सही नहीं होगा, इसलिए सही आंसर ये होगा। और अगर ऐसा होता कंपनी, इन्वेस्टर, प्रमोटर्स, डायरेक्टर, है ना, तो फिर उसमें हम एंड करके या ऑल ऑफ द अबव ऐसा ऑप्शन देखने में, ओनली इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ अ कंपनी और अ फर्म ऑफरिंग सिक्योरिटीज फॉर पब्लिक सेल, हु मस्ट साइन द डॉक्यूमेंट एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 4। मतलब कोई कंपनी है ना, अगर सिक्योरिटीज ला रही है तो वहाँ जो दस्तावेज जो होंगे उस पर कौन साइन करेगा ना, कौन लाइबल होगा? तो यहाँ पे होगा 2 डायरेक्टर और हाफ ऑफ द पार्टनर्स, मतलब जो उसके टोटल है उसके भी आधे, है ना। मिनिमम 2 चाहिए डायरेक्टर, या फिर अगर पार्टनर्स हैं उसमें तो वो उसके आधे जो होंगे वो। सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 बोलता है 2 डायरेक्टर्स एटलीस्ट हाफ ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म मस्ट साइन द डॉक्यूमेंट ऑफरिंग सिक्योरिटीज फॉर सेल। Under section 26, a prospectus must be issued within how many days after it is delivered to the registrar? रजिस्ट्रार के पास आपने प्रोस्पेक्टस जमा कर दिया तो उसके कितने दिनों के भीतर जारी करना होगा? मतलब प्रोस्पेक्टस जब रजिस्ट्रार को दे दिया तो उसके बाद कितने दिन के बाद इसको जारी कर सकते हैं? तो ये 90 दिन के अंदर जारी करना है। मतलब प्रोस्पेक्टस आरओसी को दिया है, पहले वहां फाइल करेंगे, फिर उसके बाद फाइल करने के बाद जनता को जारी करना है, तो 90 दिन के अंदर जारी करना है। फिर है द फाइन फॉर इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 26 प्रोविजन स्टार्ट फ्रॉम। तो अगर 26 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है जो प्रोस्पेक्टस जारी करने से रिलेटेड है, तो जुर्माना कहाँ कहाँ कितना होगा? मतलब 50,000 से स्टार्ट है इसमें। तो यहाँ पे न्यूनतम तो मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 3 लाख तक का हो सकता है। कब? जब सेक्शन 26 का वायलेशन कर रहे हैं, जो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड इसमें जो दिए हैं रूल्स, उसका वायलेशन कर रहे हैं। सेक्शन 26 के तहत प्रोस्पेक्टस में कौन सी रिपोर्ट शामिल करना आवश्यक है? तो ऑडिटर रिपोर्ट को हम यहाँ पे शामिल करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27, तो प्रोस्पेक्टस की शर्तों में परिवर्तन की स्थिति में असहमति रखने वाले शेयर धारकों को निकासी प्रस्ताव, एग्जिट ऑफर किसके द्वारा दिया जाना चाहिए? तो ये दिया जाएगा प्रमोटर और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स के द्वारा। नेक्स्ट है, धारा 28 के अनुसार जब किसी कंपनी के सदस्य अपने शेयरों को जनता को बेचने की पेशकश करते हैं तो प्रस्ताव दस्तावेज को क्या माना जाता है? प्रोस्पेक्टस माना जाता है जब जनता को हम दे रहे हैं। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनीज मस्ट बी इन विच फॉर्म ना। तो ये किस फॉर्म में होगा? डीमटेरियलाइज फॉर्म में। जो लिस्टेड कंपनी की जो पब्लिक ऑफर लाया जा रहा है कंपनी में सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग, है ना, तो ये ना डीमटेरियलाइज फॉर्म मतलब डीमेट फॉर्म में होता है। शेयर्स आपके डीमेट फॉर्म में होना चाहिए। तो धारा 29 क्या बोलती है? एवरी कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर ऑफ अ सिक्योरिटी मस्ट इशू them in dematerialized form as per the provision of the Depository Act 1996। मतलब जो पब्लिक ऑफर ला रहे हैं जब हम जनता को, ये शेयर मार्केट जो होते हैं ना, ये वही है जो फॉर्मेट जो शेयर्स है वो डीमेट फॉर्म में, डीमेटेरियलाइज फॉर्म में इशू किए गए। Which of the following is not permitted under section 27 regarding the use of fund raised through a prospectus? अगर prospectus के जब पब्लिक ऑफर लाया गया है और prospectus के थ्रू जब आपके पास पैसा आया है तो उसका यूज किस में नहीं कर सकते हैं? मतलब वो जो पब्लिक ऑफर के थ्रू आप जो पैसा लाए हो उसको किस चीज में यूज नहीं कर सकते? तो फॉर परचेसिंग फिक्स्ड असेट्स, असेट्स खरीद सकते हो,
है ना, बिजनेस एक्सपांशन कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल के रूप में कर सकते हो, लेकिन दूसरी अनादर लिस्टेड कंपनी की जो इक्विटीज है उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो इसको रेस्ट्रिक्ट किया है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी होगा। तो किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी इक्विटी शेयर में व्यापार के लिए इस पर रेस्ट्रिक्ट किया है। तो धारा 27 के अंदर प्रोस्पेक्टस से जुटाई गई राशि का उपयोग किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी की इक्विटी शेयर में व्यापार करने के लिए नहीं किया जा सकता। What is the maximum validity period of self prospectus as per section 31 of the Companies Act 2013? तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस को का जो वैलिडिटी पीरियड है वो 12 मंथ्स है ना। So a self prospectus can have a validity period of up to 1 year from the date of opening of the first ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर द प्रोस्पेक्टस। जब प्रोस्पेक्टस हम लाए हैं उसका जो फर्स्ट ऑफर लाए हैं वहां से 12 महीने तक आप कभी भी और मतलब प्रोस्पेक्ट ये शेयर्स इशू कर सकते हैं और वहां पर सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा। विच टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस डज नॉट कंटेन द कंप्लीट डिटेल ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये जो है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में ये कंटेंट नहीं मिलेगा, कंप्लीट डिटेल ऑफ क्वांटम और प्राइस रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं दिया जाएगा। Which section of the Companies Act 2013 deals with criminal liability for misstatement in a prospectus? तो सेक्शन 34 के अंदर दिया गया है। अगर कुछ भी भ्रामक टाइप की है ना इसमें दिया जाता है, मिसलीड करने वाला जो दिया जाता है प्रोस्पेक्टस में, तो सेक्शन 447 के तहत दंडनीय माना जाएगा। If a company issues a prospectus with intent to defraud, which of the following liabilities applies? अगर डिफ्रॉड के लिए वो जनता के साथ फ्रॉड करना है और इसलिए प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो क्या उसको लाइबिलिटी आएगी? तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी की कोई लिमिटेशन नहीं होगी, उस पर पर्सनल लाइबिलिटीज आएगी। पर्सनल लाइबिलिटीज मतलब उसका अगर जरूरत पड़ी तो उसका घर भी बेचा जा सकता है ना, उसका बिजनेस घर सब कुछ बेच दिया जाए, पर्सनल असेट्स बेची जा सकती है। मतलब what is the penalty for issuing an application form for securities without an abridged prospectus? abridged मतलब संक्षिप्त, मतलब उसमें हमने पूरा डिटेल नहीं दिया है, जो खास खास चीज है उसको छोटे रूप में प्रोस्पेक्टस को इशू लाया गया है ना। तो यहाँ पर इसका जो डिफॉल्ट होगा वो 50,000 रुपीज इसमें चार्ज वो लगेगा पेनल्टीज। Section 33 imposes a penalty of 50,000 per default for issuing a form of application for securities without an abridged prospectus. Abridged prospectus इशू किए बगैर ही आपने किया है तो 50,000 तक का डिफॉल्ट लग सकता है। Section 38 deals with punishment for personation for acquiring securities. A person is liable for action under which section for violating the provision? धारा 38 प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के लिए व्यक्ति धारणा पर दंड से संबंधित है। इस प्रावधान के उल्लंघन के लिए व्यक्ति किस धारा के तहत दंडनीय होगा? तो ये 447 के तहत होगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति काल्पनिक नाम से प्रतिभूतियों के लिए आवेदन करता है या ऐसा करने में सहायता करता है तो वो 447 के तहत धोखाधड़ी के लिए दंडनीय है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 the minimum percentage of the nominal amount payable on application for securities is? जब प्रतिभूतियों का जब आवेदन किया जाता है ना तो न्यूनतम कितना प्रतिशत पैसा देना होता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2 5% ना। तो आवेदन जब इस सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 स्पेसिफाई दैट एटलीस्ट 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी मस्ट बी पेड ऑन एप्लीकेशन और एज स्पेसिफाइड बाय सेबी ना। जब जैसे प्रोस्पेक्टस इशू आया मतलब ऑफर लाया, जब जनता जब खरीदेगी तो कम से कम यहाँ पे जो पैसा लिया जाएगा 5% लिया जाएगा एप्लीकेशन का, या फिर सेबी जो भी बताएगी। अंडर सेक्शन 40 व्हाट इज द मिनिमम पेनल्टी फॉर अ कंपनी if it fails to obtain permission from a recognized stock exchange before making public offer? धारा 40 के तहत सार्वजनिक प्रस्ताव देने से पहले मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से अनुमति प्राप्त करने में विफल होने पर कंपनी पर न्यूनतम दंड क्या है?
तो ये 5 लाख रुपए है। ऑप्शन 2 इज राइट। 5 लाख रुपए देना होगा अगर मान्यता प्राप्त अगर स्टॉक एक्सचेंज में आपने परमिशन नहीं ली। तो मिनिमम फाइन फॉर नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 40 इज 5 लाख एंड इट कैन बी अप टू 50 लाख। 50 लाख तक ये बढ़ाया जा सकता है। Which fund received the amount recovered through disgorgement or disposal of security under section 38? तो मतलब जो प्रतिभूतियों के निपटान या वसूली से प्राप्त राशि किस निधि में जमा की जाती है। मतलब जो भी हम प्रोस्पेक्टस के थ्रू जो इशू लाए हैं और जब इशू में से लोगों ने पैसा लगाया है ना, तो वो जो पैसा आएगा वो किस फंड में जाएगा। तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। सेक्शन 38 सबसेक्शन 4 बोलता है। अंडर सेक्शन 41 ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कैन बी इशूड बाय पासिंग। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है ये होता है जब हमको फॉरेन से अगर पैसा लेना है तो वहाँ पे शेयर ना इशू करते हुए हमने एक ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू किया था। मतलब इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है, बीच में 2-3 जो उसके क्या एजेंट या ब्रोकर जो भी बोलेंगे मीडिएटर होते हैं, उनके थ्रू यहाँ पे फॉरेन से हमको सिक्योरिटीज लेना है तो वहाँ पे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू किया जाता है। तो ये स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू होगा। सेक्शन 41 में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट मेंशन किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अ कंपनी कैन मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट थ्रू। प्राइवेट प्लेसमेंट किसके द्वारा ला सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर के थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट लाया जा सकता है। तो कंपनी केवल निजी प्रयोजन पत्र, मतलब जो प्राइवेट प्लेसमेंट से क्या होगा, जो प्राइवेट ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं ना, स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब हर किसी को नहीं, जनता को, आम व्यक्तियों के लिए नहीं कर रहे हैं हम, कुछ ग्रुप है ना, जो उनके लिए इशू ला रहे हैं, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स का जो है, उसके लिए हम इश्यूज ला रहे हैं, तो वहाँ प्राइवेट प्लेसमेंट लाया जाता है। ठीक है, चलिए। और व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन टू whom सिक्योरिटीज कैन बी ऑफर्ड इन अ पब्लिक प्लेस प्राइवेट प्लेसमेंट, सॉरी प्राइवेट प्लेसमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 200 मैक्सिमम लिमिट है पर्सन्स की जिनको सिक्योरिटी इशू किया जा सकता है एज इन अ प्राइवेट प्लेसमेंट में। और इसमें पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंड एम्प्लॉयज को नहीं लिया गया है। If a company does not allot securities within 60 days of receiving application money, it must refund the money within how many days? हाँ, अब अगर शेयर्स इशू हो गए, लोगों ने पैसा लगा दिया है ना, अब उसको शेयर्स इशू करने होंगे, तो कितने दिन के अंदर उन्हें शेयर्स इशू करना है, ये पूछा जा रहा है। अगर नहीं करा तो पैसा लौटाना होगा। तो 15 दिन, जैसे ही एप्लीकेशन की पैसा आया हमारे पास, तो वहाँ से 15 दिन के अंदर शेयर्स इशू करना होगा। द कंपनी मस्ट रिफंड द एप्लीकेशन मनी विद इन 15 डेज इफ सिक्योरिटीज आर नॉट अलाउड विद इन 16 डेज। मतलब 60 दिन के अंदर उनने, जैसा पैसा आया उससे 60 दिन के अंतर्गत शेयर्स इशू नहीं करे, तो 60 दिन खत्म हुए, वहां से 15 दिन के अंदर उसे लौटाना होगा, है ना। और अगर नहीं होता तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? 12% पर एनम इज एप्लीकेबल। यदि 60 दिनों के भीतर प्रतिभूतियों का आवंटन नहीं किया गया तो 15 दिनों में धन वापस करना होगा। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट गवर्न्स प्राइवेट प्लेसमेंट? तो सेक्शन 42 में प्राइवेट प्लेसमेंट का बोला है। 41 था ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, 42 है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट है, व्हाट पेनल्टीज अप्लाइज इफ अ कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोविजन? तो यहाँ पर जो होगा, द अमाउंट इन्वॉल्व और 2 करोड़ विच एवर इज हायर, जो अमाउंट है उसमें वो, या फिर 2 करोड़ जो भी ज़्यादा हो, तो उतनी पेनल्टीज लगेगी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेंशन किया गया है। ठीक है, तो यदि नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो जुर्माना राशि की संपूर्णता उतना पूरा जो, या 2 करोड़ जो भी अधिक हो, लगाया जा सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।